Hello dear students, welcome to my channel. Uh, Myself Rakesh sir did MTech from IIT Delhi. I have been teaching since last 14 years or even more than 14 years. Currently, I am going to show you the solution, detailed solution of JMAS 2020 dated 2nd September 2nd shift. ओके ओके वी विल डिस्कस हेयर डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ए गिवन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O रिएक्ट विथ HI एंड प्रोड्यूस टू कंपाउंड्स A एंड B। ठीक है, दो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें देखिए C9H10 वो रिएक्ट कर रहा है HI के साथ। तो पहला दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि ये ईथर का रिएक्शन HI के साथ, बिकॉज ऐसा रिएक्शन हम लोग बहुत बनाए हैं। तो उसके बाद फिर आगे इसमें देखेंगे ए जो है वाइट पीपीडी दे रहा है AgNO3 के साथ। उसके बाद बोल रहा है कि बी जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पॉजिटिव टॉटेमराइजेशन के बाद। तो पूछ रहा है ना कि स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा किसका, जो कंपाउंड दे रहा है, मतलब कंपाउंड स्टार्टिंग में गिवन कंपाउंड दिया था ना उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है चार ऑप्शन, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि एक जो होगा एक बेंजीन होगा C9H10O में। तो ये बेंजीन बना लिए C6H6। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साथ में जो है ना उसको लिख लेंगे इस तरह से। अब जो है इसके आगे यहाँ पे देखिए कैसे इसको आगे करना है। तो ये जो कंपाउंड हो गया C6C3H4O, इसमें HI देंगे। ठीक है ना, तो दो प्रोडक्ट दे रहा है A और B। अब देखिए ये यहाँ पे C3H4O क्या हो सकता है, इसको हम लोग को समझना है। तो देखिए HI के साथ रिएक्शन है तो ठीक है ना, ऑक्सीजन बीच में होगा, ये दो कार्बन के, एक कार्बन के बाद हो या फिर दो कार्बन के बाद हो। ठीक है ना, यहाँ HI का रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, फिर I माइनस अटैक करेगा। ठीक है ना, तो रिलीज होगा एक पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ऑक्सीजन बीच में होगा। अब ये सेलेक्ट करना है ये होगा या ये होगा। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे बी से। ठीक है, तो बी जो बन रहा है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बी। तो इस पे अगर हम लोग आएंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, टॉटोमराइजेशन के बाद। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है ना, इस तरह का मॉलिक्यूल देगा CH3CHO वाला टाइप से अगर कुछ रहेगा तो वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म देगा। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉटमराइज करते हैं, तो ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी क्या है ना कि ये फॉर्म होगा एक साइड, एक साइड जो है ना ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब बाकी दूसरे साइड क्या हो जाएगा, अब क्या है ना एक कार्बन ही तो बचा, तो दूसरे साइड कार्बन होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा पीएच, एक साइड CH2 होगा। सॉरी। और दूसरे साइड जो है CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब इसमें HI जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो H प्लस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, H प्लस यहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना ये देखिए, ये बेंजाइलिक जो है कार्बोकेटायन ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे प्लस बनेगा और ये जो है ना यहाँ पे HI जाके जुड़ जाएगा ये। तो ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। बी जो हम टॉटमराइज करेंगे तो देखिए ये बन गया मेरा इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये H। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मेरा जो है ना ये देगा तुम्हारा क्या देगा, क्या देगा जी, देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो CH3CO पोर्शन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये मेरा ये वाला पोर्शन ये हो गया। और अब देखिए ये दे रहा था कि वाइट 50 बनेगा, वाइट 50 क्या बनेगा। तो इस केस में क्या है, जब ए को यानी इसको हम इससे पास कराएंगे तो क्या बनेगा साथ में। ठीक है ना, इसमें इसमें AgNO3 पास कराएंगे PHCH2I में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे AgI। ठीक है, AgI बनेगा। AgI क्या होता है, वाइट, सॉरी येलो सॉलिड होता है, नॉट वाइट, येलो सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो येलो पीपीटी बन जाएगा उसका। तो ये कब यही कंपाउंड आंसर होगा, तो ये जो है ना ये वन आंसर हो जाएगा इसमें। तो शॉर्ट में हम लोग को इतना डिटेल से एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद देख लेंगे कौन यहाँ से होना चाहिए। तो बस टोटेमेरिज्म का आइडिया लेंगे तो हम लोग को लग जाएगा कि ये
2 कार्बन जो है ना इस साइड रहना चाहिए, उसके बाद फिर ये आंसर हो जाएगा सीधे ये वाला, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे मार के आना है। ठीक है, तो हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा यहाँ पे 3 ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन पे, एक CH3 है और एक OH ग्रुप है और एक NO2 ग्रुप है। तो अब ये 3 ग्रुप है, अब बोल रहा है HNO3 और H2SO4, ये क्या करेगा? ये तो नाइट्रेशन करेगा सिंपली। अब नाइट्रेशन करेगा मतलब क्या होगा? NO2 का एडिशन है और तो कुछ है ही नहीं है इसमें। अब बस हम लोग को ये पता करना है ना कि NO2 कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो खाली स्पेस है, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जा सकता है इस पोजीशन पे, ठीक है, या फिर ठीक है नीचे जा सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, यानी 3 पोजीशन है जहाँ पे NO2 ऐड हो सकता है। तो कहाँ पे ऐड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3H में कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, तो OH देगा। ठीक है ना, तो उसके OH के अकॉर्डिंग ही जो है NO2 ऐड होगा। तो OH इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देता है, तो ऑर्थो पे देता है और पैरा पे देता है। तो ऑर्थो पे तो एक साइड CH3 है और दूसरे साइड क्या है, यहाँ खाली है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे NO2 ऐड नहीं होगा। NO2 यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो कहाँ बचेगा, एक ही पोजीशन है ये पैरा पे, तो यहाँ पे NO2 ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए NO2 यहाँ पे ऐड हुआ है। इस केस में देखिए दो दो ऐड कर दिया है। नाइट्रेशन में जनरली हम लोग है कुछ नहीं बोले तो एक ही NO2 ऐड करेंगे। तो इस केस में थर्ड जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्वस NaOH ले रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो यहाँ पे देखेंगे टर्सरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, टर्सरी है। तो टर्सरी में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रोमीन है। तो टर्सरी के केस में जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो यहाँ पे पहले क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा टर्सरी का। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, CH3 ठीक है, नीचे भी CH3 और यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो होगा क्या होगा, OH जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से बन गया, बस Br की जगह OH ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन टर्सरी है। तो ये जो मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, ये मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, ये SN1 होगा। तो यहाँ पे देखिए बता भी रहा है रेट जो है K इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके है, ये सबस्ट्रेट के। यानी यहाँ पे क्या है ना, ये NaOH पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या, रेट। तो NaOH का अगर कंसंट्रेशन चेंज भी करेंगे बहुत ज़्यादा या बहुत कम करेंगे, तो यहाँ पे रेट पे अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, जो रेट से बन रहा था उसी रेट से बनेगा। बट अगर सेकंड वाले केस में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए C2H5OH अल्कोहल है और OH माइनस मतलब अल्कोहलिक OH है। तो ये क्या कराता है, एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन करा के ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू, ये सबस्ट्रेट हो गया OH माइनस, मतलब ये क्या है, ये E2 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में खुद बता रहा है ये E2 है। E1 रहता तो क्या रहता, सिर्फ सबस्ट्रेट रहता। तो यहाँ पे ये E2 है। तो E2 के केस में क्या हो गया, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, OH माइनस। यानी रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, OH माइनस। तो OH माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो OH माइनस डबल करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ वन, ठीक है ना, रेट ऑफ वन रिएक्शन रिमेन अनचेंज। ठीक है, सही बोल रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेज, ठीक है, ये तो सही है, शुरू में ही सही आ गया। अब बाकी सब तो देखने की जरूरत है नहीं, बाकी सब तो गलत ही होगा, एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन रिमेन अनचेंज रहेगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है एसिडी का स्ट्रेंथ बताइए। तो एसिडी का स्ट्रेंथ बताइए, तो ये जो है ना हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन बता रहा है,
ए ओ एच में ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये बी हाइड्रोजन और ये सी हाइड्रोजन और ये डी हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग कैसे पता करेंगे? ठीक है, जैसे मान लिया जाए आर ओ एच अगर ले लिए तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एनायन बनाएंगे आर ओ माइनस और चेक करेंगे कि ये एनायन जो बना ये स्टेबल है कि नहीं। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा उस हाइड्रोजन का, मतलब इस हाइड्रोजन का। तो इस केस में देखिए यहाँ पे डबल सी डबल बॉन्ड सी एच है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है माइनस आएगा एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ खोजेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। अब चारों माइनस में हम लोग को जो है खोजना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास जो है बेंजोइक एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, सिमेट्रिकल होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूसरा सेम ऐसे ही बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ये जो है ना एनायन स्टेबल हुआ, तो एक नंबर पे जो है ना बी चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग को देखना है ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये नहीं करेगा, तो सबसे लास्ट में डी होगा, तो बी के बाद डी, ठीक है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए सेकंड ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए और ये ए और सी में भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा जो है ज़्यादा एसिडिक होगा। तो NO2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी मेटा पे इलेक्ट्रॉन जो है ना ज़्यादा है डेंसिटी, और यहाँ ऑर्थो पैरा से ज़्यादा खींचेगा, यानी पैरा वाला ये जो माइनस चार्ज है NO2 खींच लेगा, बट मेटा वाला NO2 नहीं खींच पाएगा, ठीक है, वही जो मेरिक इफेक्ट से। दैट्स वाई ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तो बी के बाद सी होगा, फिर ए फिर डी, ठीक है। तो आंसर बी सेकेंड हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है, कि ये जो है इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से। अब अल्कोहलिक OH है, मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो HBr निकलेगा। तो देखिए इसके एंटी में एक हाइड्रोजन ये और इसके एंटी में एक हाइड्रोजन ये, एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा अपने आप, तो ये जो है ना हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, HBr जो यहाँ पे निकलेगा ये मोर एसिडिक है, तो HBr निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो है सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुक्रोज है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। उसके बाद जो हम ना यहाँ पे एक रिएजेंट डाल रहे हैं, सेली वन ऑफ रिएजेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कलर क्या होगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जो है सुक्रोज डालेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाएगा। ये जो रिएजेंट है ये सेपरेशन एक तरह से करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज। एक तरह से हम जनरलाइज बोले तो अल्डोज कीटोज को। यहाँ पे क्या होगा इस केस में जो होगा यहाँ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा, तो जो यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है जिसमें कीटोन वाला पोर्शन रहेगा वो क्या करेगा, रेड कलर देगा, कीटोन जो है रेड कलर देता है सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ये जो कलर बनेगा ना यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो और अच्छा ही है, मतलब आसान ही है मोस्ट ऑफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लिए हम लोग, 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि दो एसाइक्लिक कंपाउंड है ए और बी, दो एसाइक्लिक कंपाउंड है ए और बी, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 कार्बन का है और उसके बाद 3 × 6, मतलब अल्कीन टाइप से, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे उसके बाद देखिए रिएक्शन करा रहा है CH3MgBr के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, ये सब की बात कर रहा है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे, यहाँ जो है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 एसाइक्लिक कंपाउंड, दो एसाइक्लिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक मतलब जो है ना साइक्लिक ना हो,
लीनियर कंपाउंड मतलब ओपन चेन कंपाउंड। तो ए और बी जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। अब जो है ए और बी रिएक्ट करेगा CH3Mg के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सी और डी की देगा। तो सी और डी के बारे में बता रहा है कि सी और डी के बारे में कुछ ऐसा ऐसा है। सी जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा नेगेटिव, डी जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव। लुकास टेस्ट तुरंत कौन सा देता है? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? CH3CO वाला ग्रुप वाला जो होगा। और 5 मिनट बाद कौन देता है? ये देता है सेकेंडरी अल्कोहल। और बहुत देर के बाद कौन सा देता है? वो जो है ना प्राइमरी अल्कोहल। तो टेस्ट से ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड होगा, तो सी डबल बॉन्ड वो इस तरह से आएगा या तो इस तरह से आएगा, यही दो ऑप्शन है। तो अगर CH3MgBr डालेंगे तो क्या होगा? CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, CH3 माइनस जो होगा यहाँ पे, ठीक है, CH3 माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक है, बाद में फिर वाटर के कारण क्या है, यहाँ पे जो है H लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। ये जो है टर्सरी अल्कोहल है 3 डिग्री। और ये जो अल्कोहल है, ठीक है ना, ये टर्सरी अल्कोहल है, ये वाला। ठीक है, और ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए ये दोनों में कौन सा देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? तो ऐसे देखने से तो लगता है कोई नहीं देगा। लेकिन क्या है, आइडोफॉर्म का जो रिएजेंट है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सी डबल बॉन्ड ओ में। और देखिए एक साइड तो दिया हुआ है CH3 ना, तो ये क्या होगा? CH3CO हो गया, तो ये क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है ना, तो ये डी हो जाएगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, तो 5 मिनट के बाद ये अपना लुकास टेस्ट देगा, और ये तो तुरंत लुकास टेस्ट देगा, तो ये इंस्टेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इससे बी बनेगा, तो मतलब बी से ये डी बनेगा और इससे ये बनेगा। तो हमको सी डी पूछ रहा था, तो ये बस टर्सरी वाला एक बताएंगे, एक सेकेंडरी वाला बता देंगे। सर जो है ना, ये सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काइनेटिक्स का है। काइनेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक रिएक्शन दे दिया उसके बाद जो है ना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ है, 5 डेटा है। अब कह रहा है कि एक्स वाई जो कंसंट्रेशन है ये हमको पता नहीं है, क्या कितना लिए थे, तो वो बताना है कि कितना होगा यहाँ पे। अब इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो एक जनरल मेथड है कि रेट इजकल टू मान लेते हैं k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर m, कुछ मान लिए पावर, और b रेस्ट पावर n। ठीक है ना, इस तरह से मान लेंगे। जो है ना 2 और 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होगा। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो नहीं ही होगा। तो यहाँ पे जो है ना मान लेते हैं कुछ m और n जनरलाइज है। उसके बाद पांचों डाटा जो है बारी बारी से पुट कर देते हैं, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। 5 डाटा मिल गया। अब क्या है ना, इसमें जो है पहला दूसरा यूज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2/1, तो m आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद फिर 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाए, n का वैल्यू आ जाएगा, mn का वैल्यू आ जाएगा। देखिए एक तो इस तरह से लिख के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट कैसे बताएंगे इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेट जो है यहाँ पे 6 × 10⁻³ है। ये कितना हो गया? 12 × 10⁻³ है, डबल हो गया। तो अगर B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे B क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, B का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है और ये जो है A का कंसंट्रेशन अगर डबल हो गया, ठीक है, तो रेट जो है डबल हो जा रहा है। ऐसा कब होगा? जब ऑर्डर कितना हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बी कांस्टेंट है तो बी को तो लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हो गया, यानी जो है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। अब अगर पहला और तीसरा में आएंगे तो देखिए पहला तीसरा में क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है ए का कंसंट्रेशन। अब अगर रेट जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो ये रेट कितना हो जा रहा है? ठीक है, यहाँ से जाएंगे सॉरी तीसरे नंबर पे 4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, 24 × 10⁻³ होगा। तो ये रेट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो 1 to 3 में जाएंगे। ठीक है ना, पहले 1 to 2 में थे, अब 1 to 3 में। तो यहाँ पे रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया।
तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसी से देख लेते हैं ना, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है तो ये को हटा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, कंसंट्रेशन बी का डबल किए तो ये क्या हो गया, 4 गुना कर हो गया, मतलब कि यहाँ पे डबल कर रहे हैं तो यानी ये 4 गुना हो जा रहा है, यानी पावर इनका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ये मतलब सिंपल सा तरीका है सब, जो है ना ये सिंपल ट्रिक है, क्लास में बताते हैं ये चीज़, बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद एम और एन मिल गया, उसके बाद फिर आप इक्वेशन इसका लिख लीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे जो है डिवाइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका एक जो है ना आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ सबसेल पूछ रहा था, इसमें कितना होगा, जिसमें एन का वैल्यू 4 हो जाएगा और एम का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -2, ठीक है। तो कुछ ये बोल रहा है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे कैसे इसको निकालेंगे सबसेल को, तो एन का वैल्यू अगर 4 है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 से कम आएगा। अब इसमें देखिए कि ये एल का वैल्यू है तो एल से हम लोग क्या है ना एम निकाल सकते हैं, एम कितना हो जाएगा, -2 से लेकर +2, तो -2 -1 0 1 2, और सही यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2, और ये क्या होगा 3 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो -m=-2 वाला, ठीक है, m=-2 वाला कितना सबसेल होगा, तो कितना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 है ना, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि which statement is correct with adsorption of gas take place on metal surface। कि एड्जॉर्प्शन अगर हम लोग कर रहे हैं गैस का, ठीक है, गैस का मेटल सरफेस से, अगर मान लीजिए कोई मेटल सरफेस ले लिए, ठीक है, और इस पे जो है गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना, गैस जो है सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसमें बोलता है कि डेल्टा एच जो है बिकम लेस नेगेटिव विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में तो बहुत क्या होगा, बहुत तेजी से एड्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, तो उसमें डेल्टा एच क्या होगा, अच्छा खासा निगेटिव होगा। बस धीरे धीरे क्या होगा, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो मैक्सिमम धीरे धीरे पार्टिकल एड्जॉर्ब होते जाएगा और कम पार्टिकल बचेगा एड्जॉर्ब होने के लिए। तो पार्टिकल कम बचेगा एड्जॉर्ब होने के लिए, तो अब अट्रैक्शन उतना फास्ट नहीं रहेगा जितना कि पहले था, तो डेल्टा एच अब कम नेगेटिव होगा, ठीक है ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा डेल्टा एच कम नेगेटिव होगा, तो ये जो है सही है। विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन स्ट्रेंथ ऑफ रेसिडुअल फोर्सेज इंक्रीजेज। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे घटते जा रहा है ना, तो रेसिडुअल फोर्सेज क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। तीसरा बोल रहा है कि अमोनिया इज एडजॉर्ब मोर देन N2, तो इसके लिए देखिए इसमें क्या होता है, कोई गैस अगर एडजॉर्ब कर रहा है तो अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर TC अगर ज़्यादा रहता है तो उसका एडजॉर्ब होने का एबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, नाइट्रोजन के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो अमोनिया जो है यहाँ पे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, ये भी सही है। चौथा पॉइंट जो इसमें दे रहा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो एडजॉर्ब हुआ था वो तो और उड़ने लगेगा ना, वेपराइज करने लगेगा, तो उल्टा होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पे मेरा सही है, तो पहला सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं 11 नंबर पे, इसमें बोल रहा है कि 3 एलिमेंट ले रहे हैं थर्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, थर्ड पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, सोडियम वाला, सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम वाला, XYZ ले लिया है, ऑक्साइड बता रहा है एक्स का, ठीक है ना, एक्स एसिडिक है बोल रहा है, वाई एम्फोट्रिक है और जेड जो है बेसिक है। तो पूछ रहा है एटॉमिक नंबर बताइए एलिमेंट का। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट को ये जो है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, क्लास में ये सब चीज़ बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका ऑक्साइड एक तरह से बना के आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें है ना कि जो यहाँ पे ऑक्साइड है बेसिक होगा एसिडिक होगा, उसका जो है नेचर जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक ऑक्सीजन और दूसरा जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे यहाँ सोडियम मेटल है तो उसके। तो जैसे ही लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं घटते जा रहा है, बिकॉज सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है,
ठीक है ना। ऑक्सीजन का तो ज़्यादा होता है 3.5 के आसपास, 3.5 नियरली। और तो जैसे जैसे इधर जाएंगे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा फास्फोरस, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो क्या हो गया, ओवरऑल डिफरेंस जो होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्लोरीन का और उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर का, ये क्या होगा, डिफरेंस घटते जाएगा। जैसे से लेफ्ट से राइट जाएंगे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटते जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना 2.3 से कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर डिफरेंस जो है 2.3 के बराबर या ज़्यादा है तो ये बेसिक हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, घटते जाता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घटते जा रहा है, मतलब 2.3 से और नीचे होते जाएगा। तो ये जो है ना इधर एसिडिक होते जाएगा और इधर बेसिक रहेगा, बीच में जो है ना एम्फोटेरिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसिडिक वाले का क्या है, एसिडिक वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। यानी एसिडिक वाला कौन है यहाँ पे मेरे पास, एक से एसिडिक है तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। एम्फोटेरिक वाले का बीच में रहेगा, बेसिक वाला का ज़्यादा, तो एक हो जाएगा XYZ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एलिमेंट्स ए और बी, ये कह रहा है कि कोई सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है। मतलब ए और बी सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा, बट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्राइड देगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन से ही हम लोग यहाँ पे छाट सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ लिथियम मैग्नीशियम बचा है। तो इसका जो है ना हम लोग देख सकते हैं, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रेट बना लिया Li3n, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बना लिया। ठीक है, दोनों नाइट्राइड बना लिया, लेकिन दोनों का बाइकार्बोनेट नहीं बनता है, तो आंसर जो है एक हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब ये पूछ रहा है ना स्ट्रक्चर ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। SF6 का स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल है, ये बस बता रहा है आपको और कुछ नहीं बता रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। मेन क्वेश्चन ये है कि SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए लोन पेयर भी बताना है, तो हम लोग को तो पता ही है सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन टाइप से। और जो है 4 तो फ्लोरीन के साथ चला गया, एक लोन पेयर के फॉर्म में होगा यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे बताना स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालने के लिए मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होगा, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच। सल्फर से 4 एटम अटैच है तो 4, और प्लस सल्फर पे लोन पेयर कितना था, 1 था। तो ये 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो टोटल स्टेरिक नंबर जो यहाँ पे बता हम लोग निकाले 5, और 5 के लिए क्या होता है sp3d। ठीक है ना, 1 और 3 और 1, ठीक है ना, 5 के लिए जो होता है स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d का जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है शेप होता है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल यहाँ पे शेप होगा। ठीक है ना, प्लेनर तो है नहीं इस तरह से, नीचे भी एक्चुअली है क्या कि एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया और बीच में यहाँ पे जो है एक ऊपर जाएगा और जो है ना एक नीचे आएगा, तभी तो 5 हो पाएगा ना, 5 चीज़ें इससे अटैच है, और यहाँ से इसका अटैच है, यहाँ से इसका अटैच है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन, ठीक है ना, ट्रायंगल का जो कॉर्नर्स तीनों है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, और ऊपर नीचे वाला जो है इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है ना, लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, अगर sp3d रहेगा और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा यहाँ पे, तो बिकॉज रिपल्सन कम हो इसलिए हम लोग इसको इक्वेटोरियल पे रखते हैं। ये पोजीशन जो है ना इक्वेटोरियल है, कॉर्नर वाला, और ऊपर नीचे वाला कौन सा पोजीशन है, एक्सियल है। तो ये लोन इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ जो लोन पेयर है, ठीक है ना, उसको हम लोग इस तरह से कॉर्नर पे, ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ पे रखते हैं, कहीं पे भी एक जगह रख दीजिए सेम है। तो ये स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, पिरामिडल नहीं होगा, ट्राइगोनल बाई। ये पूछ रहा है ना कि कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कास्ट आयरन से क्या बनेगा ना, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आयरन हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे पहले पिग आयरन बनता है। ठीक है, पिग आयरन के बाद जो है
पिग आयरन सबसे पहले बनेगा, पिग आयरन से फिर कास्ट आयरन बनेगा, कास्ट आयरन से फिर रूट आयरन बनेगा, रूट आयरन से फिर स्टील बनता है फाइनली जाके, बाहर से निकेल कार्बन ये सब जो है ना कार्बन कम करते हैं और कुछ कुछ बाहर से निकेल क्रोम ये सब ऐड करते हैं तो स्टील बनता है। बहुत तरह का होता है, अलग अलग कंपोजिशंस रहता है सब में। तो यहाँ पे कहना है ना कास्ट आयरन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो कास्ट आयरन का यूज किसके प्रोडक्शन में करते हैं, तो ऑफकोर्स इसके बाद वाला सब होगा, तो रूट आयरन होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा रूट आयरन और स्टील, बाकी से मतलब नहीं है हमको। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछ रहा है ना कि कौन आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए जो टेट्राहेड्रल हो गया ना वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए निकेल वाले यहाँ पे 4 यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन इसका देख लिया, उसके अनुसार हम लोग को यहाँ पता चल गया sp3 है, टेट्राहेड्रल है, ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, पहले में ये क्लियर कर दे रहा है, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम आ रहा है फिर स्ट्रक्चर वाला ही, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे एस एफ एस एफ ठीक है, एस एफ 5 माइनस मान लिए नहीं बनाया, ठीक है ना, तो एस एफ 6 तो बनाया आप, एस एफ 6 ये सब तो क्लास में बताया हुआ है मेरा, ठीक है, तो एस एफ 6 बनाया, तो इसमें बस क्या किया है ना कि एस एफ 5 रखा है और ये जो फ्लोरीन है, ठीक है ना, उसको दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया है। चाहे मान लिया फ्लोरीन की जगह कुछ जो है ना दूसरा एलिमेंट यहाँ पे अटैच है जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो यहाँ पे क्या है, जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन था, 6 तो बॉन्ड बना लिया था, एक लिया यहाँ पे क्या था, लोन पेयर था पहले से ही, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 एटम अटैच है प्लस 2 लोन पेयर एक तरह से, तो 7, 7 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3d3, ठीक है ना, पेंटागोनल प्लेनर हो गया यहाँ पे, बिकॉज लोन पेयर तो काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, लोन पेयर जस्ट ऊपर नीचे रखेंगे ताकि रिपल्सन सबसे कम हो, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है XCO3F2, इसको क्लास में बताया हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे O3 है, तो O3 के केस में यहाँ पे जेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तो कितना हो गया, 6 तो इसी में चला गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है ना, तो एटम अटैच कितना हो गया, 3 + 2 5 एटम अटैच हो गया, तो 5 के लिए कितना हो गया, 1 3 और 1, ठीक है ना, 5 हो गया sp3d, sp3d का तो अभी हम लोग देखे थे ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको हम लोग जो है इक्वेटोरियल पे रखते हैं, क्योंकि इसका जो क्या है ना दो दो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ना, तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ये जो स्पेस जो होता है ना ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू ये वाला स्पेस, ये 90 डिग्री ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा डबल बॉन्ड ओ जो भी रहेगा उसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे, लोन पे रहेगा तो भी इक्वेटोरियल पे रखेंगे, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसको एक्सेल पे रखेंगे। तो बेसिक थ्योरी है, सब ये सब बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 70 में। अब जो है ना कि ये स्पीसीज दिया हुआ है, स्पीसीज का इंटरेक्शन है, ठीक है, तो आयन आयन इंटरेक्शन है, फिर वंडरवाल फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लंदन डिस्पर्सन है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता है आयन आयन इंटरेक्शन, जैसे प्लस माइनस चार्ज का इंटरेक्शन, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज का इंटरेक्शन, या फिर ठीक है, तो अगर चार्ज का इंटरेक्शन देखते हैं तो क्या आता है, एनर्जी क्या होता है, सीधे तो हम लोग को पता है k Q1 Q2/r, फोर्स में r² होता है लेकिन एनर्जी में क्या आता है r हो जाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, तो ये तो सीधे सीधे मैच कर गया कि आयन आयन का 1/r होगा। देखिए क्लास में यहाँ पे डिस्कस किए थे कि लंदन डिस्पर्सन जो होता है वो 1 ठीक है 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जो है ना ये मैच कर गया, डाइपोल डाइपोल का जो होता है, ठीक है, ये 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ के होता है, तो इस तरह से आप लोग मैच करा सकते हैं, ये थोड़ा याद रहना चाहिए था, याद नहीं रहेगा तो ये गलत होने का चांसेस है। ये देखिए क्वेश्चन खतरनाक सा बनाया है लेकिन वैसा है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 सैंपल दिया हुआ है ABC, ठीक है ना, एक तरह से बनाया हुआ था, ग्राफ टाइप से समझ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इधर दिखा रहा है, वेवलेंथ इधर दिखा रहा है, इधर बढ़ते हुए मतलब लेमडा C ज़्यादा होगा लेमडा B से, लेमडा B ज़्यादा होगा लेमडा A से,
यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है ABC और उसके सामने कंपाउंड है, इसको मैच कराने का रहा है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे ना कि जैसे लिगैंड्स जो यूज़ कर रहे हैं अमोनिया, ठीक है ना, NCS माइनस जो भी है, और यहाँ पे जो है फ्लोरीन तो ये लिगैंड के कारण जो होगा ये जो है ना वेवलेंथ डिफरेंट डिफर करेगा। क्यों करेगा डिफर? तो लिगैंड क्या होता है, अब दूर से आता है तो क्या देगा, एक तरह से स्प्लिटिंग देता है ना। तो जो जितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग देगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग जो है अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, उसके बाद NCS माइनस फिर F माइनस का। तो जो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग देगा उस केस में एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा उस केस में। एनर्जी उतना ज़्यादा, और एनर्जी उतना ज़्यादा, एनर्जी इक्वल टू क्या आता है, AC अपॉन लेमडा। ठीक है ना, तो लेमडा क्या हो जाएगा, उतना ही कम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अमोनिया का क्या है, एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगा तो इसका लेमडा सबसे कम होगा। तो लेमडा सबसे कम है तो लेमडा ए जो होगा, ए ए जो है लेमडा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए जो लेमडा ए तो 1, ठीक है ना, और 3, 1 और 3 दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि सेम ही चीज़ है। बी पे आएंगे तो दूसरा नंबर सबसे, अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम जो है स्प्लिटिंग ये करेगा तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा और लेमडा सी का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इसका और सी का क्या हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। सी का एज हो जाएगा F माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, सी का जो हो जाएगा F माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए का तो लेमडा ए हो गया, बी तो जो है, सॉरी बी जो है, बी सैंपल जो ले रहे हैं, यानी बी सैंपल इसकी बात करें, लेमडा बी की बात करें तो लेमडा सी देख लेते हैं हम लोग। तो लेमडा सी में जो है, अच्छा ये जो है ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो एफ माइनस का यहाँ पे क्या है, एफ माइनस का यहाँ पे वेवलेंथ जो है स्प्लिटिंग पावर सबसे कम है तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा एफ माइनस का, तो लेमडा सी जो होगा एफ माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लेमडा सी जो होगा, लेमडा सी यानी सी का जो होगा एफ माइनस यानी ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, लेमडा भी हो जाएगा तो ऐसे ही AC हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, बनाने वाला था, बस ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर तो लिखाया था क्लास में, ठीक है, तो ये तो आसानी से हो जाना चाहिए था अगर बस थोड़ा सा दिमाग लगाते थे इसमें। नेक्स्ट में बोल रहा था कि ये आसान सा क्वेश्चन है, कि मैंगो अगर स्ट्रिंग करेगा, ठीक है ना, तो मैंगो स्ट्रिंग करेगा जब उसको कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंगो में जो वाटर है वो जो है ना मूव कर रहा है कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब कहाँ होता है, यानी मैंगो से क्या मूव करेगा, वाटर जो उसका होगा वही मूव करेगा। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, ये सब चीज़ बहुत आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो इस केस में ये जो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्मोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब देखिए बहुत सा आसान सा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल दे रहा है टू गिव CO2 एंड वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा है। तो देखिए ये जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा है ना, तो वाटर जो बनेगा ना लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बस ये ध्यान देना है यहाँ पे। इथेनॉल तो हम लोग जानते हैं लिक्विड होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना, तो CO2 देगा, वाटर देगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद डेल्टा H बता रहा है इतना है, यहाँ पे H2O लिक्विड होगा ये ध्यान देना है, और ये भी इथेनॉल भी लिक्विड होगा ये बस ध्यान देना है। सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। ये जो किलो कैलोरी में था कैलोरी में रख लेंगे, डेल्टा E प्लस, ठीक है, ये डेल्टा NG कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, तो गैसेस प्रोडक्ट तो बस CO2 है तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट तो बस ये O2 है तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। R का वैल्यू कैलोरी में 2 ले लेंगे और टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब 300 केल्विन, इसको लगा देंगे, यूज कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये देखिए सब क्लास में करवाया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन
डेटा थोड़ा सा अलग है, करीब करीब ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया। तो इसमें देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन दिया हुआ है। CO प्लस जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि हम लोग को एल एन के निकालना है। तो एल एन के कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिएक्शंस दिया हुआ है दो, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखिए दोनों का, दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो कॉपर कॉपर प्लस बन रहा है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिएक्शन कैसे हुआ होगा, कॉपर प्लस प्लस कॉपर इलेक्ट्रॉन से कॉपर बना। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, कॉपर को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, कॉपर प्लस कॉपर टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो है ऊपर वाला जो है रिडक्शन और नीचे वाला ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो ऊपर वाला रिएक्शन मेरा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तो क्या है ना, इसका जो है इसका ई सेल चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल तो सिंपली पता होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ई नॉट राइट मतलब रिडक्शन जहाँ पे होगा, तो रिडक्शन तो इसका होगा, ठीक है ना, तो इसका लिख लिए। लेफ्ट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो घटा लिए, तो इतना आ गया ई नॉट। तो सीधे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ई नॉट सेल इजकल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है ना, जिसको लॉग वाला फॉर्मूला याद है वो भी यूज कर सकते हैं, बस वो ध्यान देना है कि एल एन इजकल टू होता है 2.303, ठीक है ना, लॉग। ठीक है, इसको याद रखना है, 2.3 भी लिख लेंगे तब भी काम चल जाएगा मेरा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आसानी के फॉर्म में। 14.4 आएगा, इसको 10⁻⁻1 के टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, बहुत ईजी से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिक था कि अब सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहा है कि मतलब कि एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन है, सैचुरेटेड है मतलब डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मास रेशियो दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन का, ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन का। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, तो ये बता रहा है कि जो कंपाउंड है ना, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसको जो है ना एक रेशियो में ले आते हैं। तो एक रेशियो में कैसे आएगा, देखिए कार्बन कॉमन है दोनों में, इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, तो दोनों में जो है ना कार्बन का एटम बराबर ले आते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन, इसमें 3 एटम है और इसमें कार्बन का कितना, 4 एटम है। तो कार्बन का यहाँ पे क्या है ना, 4 एटम है, यहाँ पे कार्बन का क्या है, 3 एटम है। तो इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसको जो है ना 3 से, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 3, 12:3। और ये क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:16 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 12:3:16, ठीक है ना, ओवरऑल आ गया। पर एटम देखेंगे तो ये आ जाएगा, तो पर एटम से एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। अब कह रहा है सेचुरेटेड ए साइक्लिक है, ठीक है ना, तो इस फॉर्म में तो होगा नहीं, तो एक जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे रेटू के फॉर्म में, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद फिर सिंपल रिएक्शन है, इसको लिख लेंगे ऑक्सीजन के साथ जला के, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद 1 मोल से 2.5 मोल बनता है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 5 मोल, तो ये आंसर हो जाएगा। इजी से बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये इसमें इसको समझना था कि इससे ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। आगे भी जो है जैसे 2 से मल्टीप्लाई की, 4 से भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी मोर और लेस सेम ही आंसर आना चाहिए, नहीं तो जो लिस्ट इंटीजर रहता है ना उसी से किया जाता है। तो अब ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ लिस्ट इंटीजर 2 था तो इसी से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। और लाइट होता है ना कि मतलब कि जैसे कोई लाइट एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, तो कुछ लाइट इमिट भी होता है। ठीक है, ये जो बाहर से जो लाइट आया एच न्यू, ठीक है ना, इसका कुछ पार्ट जो है ये इस सरफेस में चला गया, ठीक है, जिस सरफेस पे पड़ा उस पे चला गया, तो एच म्यू नॉट होता है। और बाकी जो एच म्यू का कुछ पार्ट जो एच म्यू नॉट में गया, बाकी जो एनर्जी बचा ना वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, तो ये एच न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, ठीक है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ही तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, एच न्यू ई इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये चीज़ तो हम लोग लिख रहे हैं। तो यही हम लोग को जो है बस इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना जूल में दिया है, ज़्यादा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो AC/λ कर लीजिए, बस ऐसा ही डालना है सबका, और कर सकते हैं। नहीं तो इसको जो है तो पता है मल्टीप्लाई करके जो है 20 आता है करीब करीब,
तो डायरेक्ट इतना को हम लोग 20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। करीब करीब ये जो है ना आंसर आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो 20 भी कर लीजिएगा, तब भी करीब करीब सेम आंसर आएगा। उसके बाद फिर इसको जो है ना फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। 3 कंपाउंड लिया हुआ है और तीनों का जो है जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इसमें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, क्रोमियम का +6 होता है, इसका +7 होता है। इसमें इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना, +6 होगा तो ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना, 19 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस साल का जेईई मेंस का ये ओवरऑल क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे। देखिए मैंने जो भी क्लास में पढ़ाया है मैक्सिमम क्वेश्चन सब वही आया है, ठीक है ना, सेम नोट से है या फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि बच्चा नहीं बना सकता। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, हो सकता है एक टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ से कोई दिक्कत हो या एक क्वेश्चन और हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे जो है आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार जो है ना मेरा क्लास पूरा अच्छे से पढ़ के रिवाइज करें और उसको जो है ना रिवाइज करते रहें। एग्ज़ाम के पहले जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है गलत होने का चांसेज है। और जहाँ जहाँ पे मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में ये पढ़ना है या फिर कुछ टेस्ट के बारे में ये करना है, ये करना है, मतलब उसको कर ही लेना है या उसको रिवाइज करना है, जो जो मैं बताता हूँ बस उतना ही बच्चे फॉलो कर लें, तो आप लोग का जो है ये जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मतलब कि अगर 25-24 क्वेश्चन अगर है आपके पास, तो उसमें जो है ना 2-3 से ज़्यादा गलत होने का चांसेस नहीं है। 20+ क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते हैं केमिस्ट्री में यहाँ पे, अगर आप सही से क्लासेस कर लें, ये सब कर लें तो ठीक है। अब इतना ही, आज इतना ही। नेक्स्ट बार हम आएंगे तो दूसरे जो है ना इसका फर्स्ट पेपर या फिर 3 सितंबर का पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।